सुनाज़रीन प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मुज़ाकरात मुतालबात दोनों तरफ से हुकूमत हो चाहे पीटीआई की टीम हो, आपको पता है दोनों तरफ एक कोशिश हो रही है कि मुल्क के लिए यानी कि अवाम के लिए, पब्लिक के लिए एक सियासी इस्तेहकाम आए। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो उससे मैशियत बेहतर होगी, हालात बेहतर होंगे। दूसरी तरफ पीटीआई की क़यादत यानी कि सारी यानी कि जो फैसले करने की कुव्वत है वो बानी पीटीआई के पास है। जब मुलाकात होगी तो इन रिटन जो मुतालबात होंगे, वैसे ज़बानी कलामी जो बातें कही गई हैं कि दो अहम मुतालबात हैं बानी पीटीआई समेत जो कारकुनान हैं उनकी रिहाई 26 नवंबर और 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, इसके हवाले से अभी रिटन नहीं हुई। और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 9 मई के हवाले से या कोई गिरफ्तारियां या इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रही चुकी हैं, अभी मरकजी क़यादत हैं, वोमेन विंग सिंध की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, तहरीक इंसाफ की नुसरत भाई साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नुसरत भाई साहब, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी। नुसरत भाई साहब, एक तो आपको पता है कि इसको पूरी पॉलिटिकल फोर्सेस जितनी भी हैं सब कह रही हैं कि एक बेहतर है कि चाहे गवर्नमेंट चाहे पीटीआई की क़यादत मुज़ाकरात की एक शुरुआत हुई है। क्या कहेंगी, इसका कोई रिजल्ट, कोई नतीजा निकलेगा? सीरियसनेस, संजीदगी आपको लग रही है गवर्नमेंट की तरफ से? क्या कहेंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब अपने प्रोग्राम में लेने का। मुझे देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि सियासत में बगैर बातचीत के चीज़ आगे नहीं बढ़ती। वो चाहे कोई भी हो, आपको याद होगा जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक्त गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत फेमस, लंदन में। और उसके बाद से जो भी तरक्की हुई, जो भी आगे बढ़े और किस तरह पाकिस्तान बना और इंडिया बना और किस तरह सारी चीज़ें हुई, ये सब बातचीत से हुआ है। शायद पहले मुल्क थे जहाँ पे बगैर लड़ाई के, बगैर खून खराबे के, खून खराबे तो खैर हुआ लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह जंगों में होता है, और इस तरह पाकिस्तान और इंडिया अलग हो गए। तो इसी तरह मैं समझती हूँ हमारे यहाँ भी जो अभी पिछले 2-2.5 साल से जो कदर मचा हुआ है पूरे मुल्क में कि हर इंसान खौफजदा है, अंदर से जिसे कहते हैं ना डरा हुआ है कि पता नहीं किसको क्या हो जाए, पता नहीं किसको क्या हो जाए। तो बातचीत बहुत जरूरी और बहुत ही अहम है इस वक्त। तारीख से इस मोड़ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, इसमें अगर बातचीत को हम सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर हम अपने आप को तो शायद नुकसान पहुंचा ही रहे हों, अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो पीटीआई तो बहुत इसके ऊपर सीरियस है, और कल जो इनकी मीटिंग हुई है उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत करते रहे, बल्कि आखिर में सब जर्नलिस्ट को अंदर बुलाया गया और उनसे बातचीत की। तो ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। मैं समझती हूँ जो भी हैं ये लोग, चाहे फॉर्म 47 के हैं या फॉर्म 45 के हैं, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, पावर इनके हाथ में, और जो हमारे यहाँ की मेन चीज़ है वो ये कि पावर जिसके हाथ में हो उसको ही उससे ही बातचीत की जा सकती है। तो बातचीत हो रही है, अब देखें इंशाल्लाह क्या होता है। पॉजिटिव रिजल्ट के हम लोग बहुत उम्मीदवार हैं कि इंशाल्लाह इसका पॉजिटिव रिजल्ट होगा। लेकिन बात यह है कि क्या हुकूमत भी इसको सीरियसली ले रही है कि नहीं ले रही, क्योंकि हमारी तरफ से तो बहुत सीरियस है बात। कल जब मीटिंग खत्म हुई है तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें बताया इन लोगों ने कि हम जाके चेयरमैन इमरान खान साहब से मिलेंगे और उसके बाद फिर बात आगे चलेगी। हम रिटर्न उसमें लेके आएंगे अपनी डिमांड, तो इंशाल्लाह चीज़ें ठीक होंगी, होपफुली बेहतरी की तरफ जा रही हैं चीज़ें। नुसरत भाई साहब, आप क्योंकि नेशनल असेंबली के एमएनए रह चुकी हैं, आपको इस्लामाबाद की सियासत का पता है, असेंबली की सियासत का पता है, इक़्तिदार में रही हैं, आपको पता है कि किस तरह सियासत होती है, किस तरह अपोजिशन इक़्तिदार दोनों चीज़ों का आपको पता है। बानी पीटीआई ठीक है, फैसला वही करते हैं, अवामी वोट उसका है, पार्टी उसी के साथ है।
लेकिन बानी पीटीआई ने बाहर जो उसकी टीम है, क्या उसके पास कुछ भी अख्तियार नहीं है? जो वो आए थे कोई भी तैयारी नहीं थी, कोई रिटन कुछ देते कि ये मुतालबात है? उन्होंने जिस तरह टाइम लिया है कि हम पहले बानी पीटीआई से मिलेंगे, बाद में कोई इन रिटन चीज़ें होंगी, हतमी चीज़ें होंगी, कोई हतमी चीज़ें बाहर की जो क़यादत है उसके पास कोई हतमी चीज़ें नहीं है? बात नहीं है। देखें, जब ये लोग जाके मिलते हैं उनसे तो हमारे चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो सारी इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन रिटर्न इसलिए नहीं है अभी कि अभी तो आपको पता है एक मीटिंग हुई, उसके बाद बहुत लंबा गैप आया और कल दोबारा दूसरी मीटिंग हुई, तो उसमें इन लोगों ने अपनी डिमांड्स रखी। लेकिन रिटर्न इसलिए नहीं चाह रहे देना कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रिटर्न इनके हाथ में आए और फिर ये कहें कि ओहो ये तो एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं। तो हम लोग को इस तरह की चीज करना नहीं चाहते, उनके हाथ में कोई वीकनेस देना नहीं चाहते। जब चीजें स्टेबल हो जाएंगी तब इंशाल्लाह हम लोग चाहेंगे कि हाँ रिटर्न उसमें भी जाए और सब कुछ ठीक भी हो। तो इसलिए, वरना ये ऐसा नहीं कि इनके हाथ में अथॉरिटी नहीं है। जाहिर है पिछले 2 साल से तो कम से कम ये हो रहा है कि यही लोग अंदर जाते हैं, जो भी खान साहब बात करते हैं वो आके बाहर बताते हैं जो करते हैं। इसी उसमें आस्ता आस्ता चीजें स्मूथ आउट होनी शुरू हुई हैं। अब जब बातचीत हो रही है तो उसका भी नतीजा निकल आएगा। एक्चुअली अथॉरिटी तो जाहिर है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास है और किसी के पास नहीं है। एक तो आपने जिस तरह इशारा दिया है नुसरत भाई साहब, एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है। आप जिस तरह करेंगे हम रिटर्न कुछ नहीं देना चाहते, एक तरफ तो ये ट्रस्ट का जो फुकदान है वो अपनी जगह है एक चीज, दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से ये है कि 9 मई के हवाले से तो हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर एक क्लियर यानी कि क्लैरिटी है कि 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से एक कमीशन, बानी पीटीआई समेत जो भी कारकुनान हैं उनकी रिहाई, क्या कहेंगी? देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट हुकूमत के ऊपर कैसे हो मुझे बताएं। अब ये इसमें फिर पीछे जाना पड़ता है कि अब जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए उसका रिजल्ट क्या था और उसके बाद किस तरह वो छीना गया और किस तरह उनको दिया गया दूसरों को। तो उसमें ट्रस्ट कहाँ से आए? ट्रस्ट तो उसके ऊपर होता है ना जो वाकई 17 सीटों पर बैठ के वजीर आजम बन जाना। कहाँ से ट्रस्ट आएगा, किसको आएगा, क्यों आएगा? वो तो मेरे ख्याल में दिमागी तौर पर पागल होगा जिसको ट्रस्ट होगा इनके ऊपर। तो ये बात नहीं है। इसके बावजूद हम चाह रहे हैं कि हम बातचीत करें। आपको याद होगा जब बातचीत का कहा था तो ये सारे पीछे पड़ गए थे कि देखा अब बातचीत करना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या और क्या क्या किस तरह की खौफनाक बातें। तो ये लोग फौरन उसको नेगेटिव उसमें ले लेते हैं। इसलिए नहीं चाह रहे हम कि बात ये नहीं है कि हमें अपने कारकुनों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट है, बिल्कुल है। लेकिन जहां तक हुकूमत की बात है, ये अगर ट्रस्टवर्दी होती तो इस वक्त तक ये वाली चीजें ना हो रही होती। तो ठीक है, बस हो रही है बातचीत, इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा जो भी होगा। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट। आपको पता है एक आईने तहफ़्फ़ुज़ के आपको पता है सरबराह थे, आपको पता है लीड कर रहे थे महमूद खान अचकज़ई साहब। इस मुज़ाकरात के ऊपर उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि जिनके पास ताकत है, जो फैसला कर सकते हैं, उन्हीं के साथ गुफ्तगू होनी चाहिए थी। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, हर एक को पता है कि ताकत किसके हाथ में। इस मुल्क में ताकत हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में होती है, चाहे वो हमारी हुकूमत हो, चाहे वो उनकी हुकूमत हो या उससे पहले की हुकूमतें हों। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ही लेके आती है जिस तरह भी लाए, और फिर वही उनको चलाती है। और जब उनकी मर्जी खत्म हो जाती है या उनके दिल से उतर जाते हैं या उनको वो होता है कि उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिलें या ज्यादा उनको चांसेस मिलें हुकूमत के अंदर, तो वो जब वो नहीं मिल रहे होते या उनकी बात नहीं मानी जा रही होती तो वो हुकूमत ऑफ डाउन कर देते हैं किसी न किसी तरीके से। हमारी तो खैर अमेरिका से साइफर आया और उसके बाद वो कहते हैं ना शाह से ज्यादा वफादार, तो वो यहाँ पे वो हुआ कि उन्होंने तो सिर्फ हुकूमत हटाने को कहा था, यहाँ इन्होंने कत्ल गारत और कैद और पता नहीं क्या क्या सारी चीजें शुरू कर दी। तो ट्रस्ट डेफिसिट पक्का है, ऐसा नहीं हो सकता कि 100% इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके। लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा 2 कदम पीछे हट के इनसे बात कर रहे हैं, इनकी बात सुन रहे हैं, देखें रिजल्ट क्या आता है।
और जिनके हाथ में पावर है उसको पता है कि इनके हाथ में पावर है। जो फैसला होगा आखिरी वो एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होंगे और एक एस्टेब्लिशमेंट। नुसरत भाई साहब, एक तो ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी पार्टी के हवाले से। दूसरा, तीन चीजें कही जाती हैं कि एक तो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरे आपके बाहर लोग जो अमेरिका में बैठे हैं वहां से प्रेशर दे रहे हैं, और तीसरा आप इंतजार कर रहे हैं 20 जनवरी तक जब डोनाल्ड ट्रंप हलफ लेंगे, उसके बाद एक प्रेशर आएगा पाकिस्तान पीपल गवर्नमेंट के ऊपर, वफाकी गवर्नमेंट के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। आप रिलीफ लेना चाहते हैं, बानी पीटीआई को आजाद किया जाए। क्या वाकई इसके पीछे यही हकीकत है? देखिए, ये सिर्फ वहां अमेरिका से नहीं आ रहा, आपको पता है यूएन से भी हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी यही किया, इवन जो स्विट्जरलैंड के हैं उन्होंने यही किया, फिर सऊदी अरब से भी आ रहा है। हर बंदा, चूंकि ये गलत गिरफ्तारी है ना, या तो मुकदमे सही होते। आपने देखा किस तरह के मुकदमे थे कि 30 साल तकरीबन 33 साल सजा थी, वो कैसे एक एक करके खत्म होते गए। वो सिर्फ ये था कि इलेक्शन से 3 दिन पहले इतने गलीज मुकदमों में फंसाया जाए कि दुनिया जो उनकी फेवर में है वो कह दे कि नहीं, ये आदमी तो ठीक नहीं है, ये तो करप्ट है, ये तो पैसों के हिसाब से भी करप्ट है, इसकी तो शादी भी गलत हुई हुई है, इसका दूसरी चीजें भी गलत है, तो हम वोट नहीं देंगे। इनका ख्याल ये था। इन्होंने पहले निशान लिया, फिर उसके बाद पार्टी डिसॉल्व की, फिर उसके बाद जो उम्मीदवार जा रहे थे कागजात जमा कराने उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, उनके कागज फाड़े जा रहे थे, प्रपोजर सेकेंडर को मारा जा रहा था, गिरफ्तार किया जा रहा था। सारी चीजें करने के बाद जब इलेक्शन हुआ तो वो इतना की डिफरेंट नतीजा था कि उसको, मैं तो सिर्फ उसको ही कहती हूँ कि ये तो अल्लाह का मौका है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कि वो आवाम जिसको जानबूझ के इन लोगों ने अनपढ़ रखा हुआ था कि ना वो पढ़ने के काबिल होगी ना वो वोट देगी, क्योंकि ये तो मतलब ऐसा होता ही नहीं है कभी भी कि सूबाई असेंबली का अलग हो और नेशनल असेंबली का अलग हो। हमने तो जूतों के मुकाबले में भी लड़ा, पंखों के उसमें भी लड़ा, आम के उसमें भी लड़ा, बैगन के उसमें भी लड़ा, लेकिन इतना शानदार रिजल्ट आया कि पूरी दुनिया हैरान होकर रह गई। और फिर इनको 5 बजे के बाद रिजल्ट बंद करना पड़ा, और फिर जाहिर है फिर हमें पता है क्या क्या हुआ। लोग अपने ऑफिस बंद करके चले गए थे नाउम्मीद होके, लेकिन 65,000 से जीती हुई डॉक्टर यास्मीन जेल में पड़ी हैं, वो कौमी असेंबली के मेंबर बन गए। इसी तरह बहुत 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 ज्यादा बेईमानियां हुई, बहुत ज्यादा गलत चीजें हुई। तो उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी प्रेशर आया अमेरिका से। अमेरिका से प्रेशर तो आएगा, वो तो पक्की बात है, क्योंकि अब जो आदमी आया है वहां पे और आएगा वो एक्चुअली वो भी क्योंकि आउटसाइडर है, वो पॉलिटिक्स में नहीं रहा, वो वेरी बिग बिजनेसमैन इन अमेरिका। और यहाँ पे खान साहब भी आउटसाइडर है, वो भी पॉलिटिक्स में कभी नहीं थे, वो उनका कैरियर कुछ और था, फिर रिफाई कामों में लग गए, फिर सारा कुछ होके फिर आखिरकार उनको हुआ कि ये वाली चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। लेकिन पूरे मुल्क को चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस ट्रैप से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक दफा आपकी बारी एक दफा मेरी बारी। तो उस सूरत में वो जब अंदर आए हैं तो लोगों को समझ आई, स्पेशली 3.5 साल की जो हुकूमत थी हमारी उसके बाद, कि ये आदमी वाकई करना चाहता है लोगों के लिए कुछ। इसने उस थोड़ी सी मुद्दत में कोरोना डेज के होने के बावजूद जिस तरह गरीबों के बारे में सोचा और किए काम, और जिस तरह डैम्स बनाए, जिस तरह नौजवानों की स्कीमें थी, बूढ़ों की स्कीमें थी, फिर शेल्टर होम थे और डैम थे, पता नहीं क्या क्या कुछ करके, तो फिर उसके बाद जब हुकूमत को टॉपर डाउन कर दिया तो इनको एहसास हुआ, इनको तो खैर नहीं हुआ, आवाम को हुआ कि कितना बड़ा हीरा था जो हमने खो दिया, जो लिटरली आवाम के लिए काम करना चाह रहा था। तो इस तरह आवाम जाहिर है उनको रोज पर रोज उनको पॉपुलैरिटी मिलती रही है, तो कोई खाद में नहीं सोच सकता था इस तरह उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। इस वक्त भी आप पता नहीं कौन से मुल्क में निकली एक लिस्ट इस्लामी ममालिक के, उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं है, दे आर ऑल सर्विंग प्रेसिडेंट और किंग और फला, उसमें इकलौते एक आदमी का नाम है जो प्रिजन में है और वो इमरान खान। तो ये कोई छोटी सी चीज नहीं है, अल्लाह ने जो इज्जत उसको दी है ना, तो इशफाक अहमद ने किसी ने नॉवल में लिखा है या ड्रामे में था कि जिसके ऊपर अल्लाह का करम होना उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो वो इन लोगों को बात नहीं समझ आ रही कि उसके साथ वाकई अल्लाह का करम है, तो जितनी जल्दी उनको समझ आ जाए उतना ही अच्छा है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, उन्होंने कह दिया है कि मैं सबको माफ कर दूंगा जिन लोगों ने मेरे लिए कुछ किया है, मेरे पर कातलाना हमले हुए हैं कितनी दफा,
गोलियां बरसाएगी, मैं सब माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी आवाम को वो रिलैक्स मैडम, तो पहले तो वो कहते हैं कि अब पहले तो खुद माफी मांगे जो मुल्क के साथ किया है, जो हमले हुए हैं। पहले तो वो कह रहे हैं 9 मई के हवाले से कौन से हमले 9 मई का, हाँ, तो वो कह रहे हैं खुद माफी मांगे। अब तो जी वो कभी माफी उसको क्या, देखिए उन्होंने नहीं किया, ना हम में से किसी और ने किया। ये एक बिल्कुल अंधे को भी नजर आता है कि किसी भी आर्मी की जगह में एंटर होने के लिए कैंट एरिया में आप इस तरह एंटर नहीं हो सकते। हर आधे किलोमीटर के बाद एक चेक पोस्ट होती है, एक बैरियर होता है, वहां पे आप रुक के अपना शनाख्ती कार्ड उनको देते हैं, एड्रेस लिखवाते हैं किस घर में जाना है। तो उस दिन ये जानबूझ के सारी चीजें खोली गई थी कि लोग जमान पार्क से लिबर्टी पहुंचे, लिबर्टी से लेके को कमांडर हाउस चले जाएं और रास्ते में कोई ना देखने वाला हो ना रोकने वाला हो। सारी पुलिस कहाँ जाके मर गई थी, सारे फौजी जो चेक पोस्ट होते हैं कहाँ जाके मर गए थे। एक्चुअली सारा कुछ प्लान करके किया गया था, इसलिए इतनी आसानी से हो गया। माफी सवाल ही पैदा नहीं होता, क्यों माफी मांगेंगे वो। एक चीज है, दूसरी बात ये है कि एक तरफ ठीक है, आपको पता है अदालत के अंदर से, तो ठीक है, माफी मांगे। एक 6 जनवरी को कोई फिर कुछ लोगों को या काफी लोगों को सजाएं हो जाती हैं, फिर मुज़ाकरात का क्या होगा, कंटिन्यू रहेंगी? देखिए मुज़ाकरात अपनी जगह पे हो रहे हैं और ये वाला प्रोसीजर जो है अगर अदालत का है और अगर फौजी अदालत का है वो तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, लेकिन अगर आम अदालतें हैं तो वो तो चलते रहेगा प्रोसेस, इससे तो फर्क नहीं पड़ रहा किसी को सजा होती है नहीं होती, जो भी होता है। एक आप एक है ना सारे नुसरत भाई साहब, आप एक सीनियर रहनुमा है, आपके लिए बहुत ही इज्जत, आपको पता है पर्सनली मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, हद से ज्यादा, क्योंकि आपको पता है विद ड्यू रेस्पेक्ट आपसे बहुत ही एक मासूमाना सवाल आपसे ये कि आपको पता है एक तरफ आप कहते थे कि अमेरिका के हम गुलाम नहीं, हम गुलाम तो रही हैं, एब्सोल्युटली नॉट, और दूसरी तरफ आप अमेरिका की तरफ ही देख रहे हैं कि वो हमें आज़ाद कराएंगे, वो हमारी मदद करेंगे, वो हमारी मदद के लिए आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। मतलब ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स जो है ना, ये भी पब्लिक थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना सोच रहे हैं। पहले गुलाम नहीं है, अब उन्हीं गुलामों उनके ही गुलाम बनने के लिए आप जो है ना इतनी कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगी? बिल्कुल इस तरह की चीज नहीं है, बिल्कुल। आप देखें खान साहब जो हैं वो ज्यादा जोर ये दे रहे हैं कि उनके आने से पहले ये चीजें सॉल्व हो जाएं, क्योंकि वो उनके आने के बाद तो होंगी जाहिर है। आज भी जिनको उन्होंने मुंतखब किया है खातून को, वो उन्होंने भी बाकायदगी से यही कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रिजीम फला डिमका और ये कि डोनाल्ड ट्रंप को भी उसी तरह की सजाएं दी गई, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी इसी तरह के मुकदमे डाले गए जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर है। तो ये तो दुनिया को नजर आ रहा है ना खुले उसमें। हम उनकी गुलामी में नहीं जाएंगे खुदा न खास्ता, कि अगर उनका कोई कंट्रीब्यूशन इसमें होता है कि जी आजाद करवा दिया जाए खान साहब को और बाकी तमाम सियासी कैदियों को। तो खान साहब तो कहते हैं मुझे 500 साल अंदर रखो, लेकिन मेरे जो बेगुनाह सियासी हैं, तो आप सोचें डॉक्टर यास्मीन, उमर चीमा चौधरी और वो महमूद इलियास, कितनी तकलीफ में होंगे वो लोग, और हजारों लोग और जो पता नहीं, जिनका कुछ पता भी नहीं है। तो उनकी रिहाई की सबसे पहले वो बात करते हैं कि पहले उनको रिहा किया जाए, फिर मुझे कौन सा ऐसा लीडर मिलेगा आपको। आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ कहता है कि वो कहते थे नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो कोई भी नहीं होता। तो खान साहब ने तो ये बात ही नहीं की, लोग तो खुद जॉब दर जॉब उनके उसमें शामिल हो रहे हैं और अभी तक हुए जा रहे हैं। तो हमें किसी की वो गुलामी नहीं चाहिए, उनकी तरफ से कोई इंट्रूशन नहीं चाहिए। वो चीजें हैं जो खुल के पूरी दुनिया के सामने आ गई हैं कि ये आदमी असल में इसने कोई गुनाह नहीं किया हुआ। इसका गुनाह सबसे बड़ा ये था कि इसने वो चेन तोड़ी है जो 2 पार्टीज की यहाँ पे थी, तेरी बारी मेरी बारी, वो उसको इसने तोड़ दिया है, बस उसकी सजा। बड़ी मेहरबानी नुसरत भाई साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि बेगुनाह हम हैं। जिस तरह आपको पता है कि 9 मई को हुआ, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला था, रियासत के ऊपर हमला था, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ब्रेक का टाइम, अब ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मरकजी क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सेनेटर रह चुके हैं, एडवाइजर टू सीएम सिंध रह चुके हैं, मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मेरे साथ हैं। और डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में।
थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप नेशनल पॉलिटिक्स हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, अब दुनिया की पॉलिटिक्स पे आपकी गहरी नजर होती है। दुनिया के अंदर जमहूरी तौर पर, मौशी तौर पर एक बड़ी तब्दीली आती है, आपको पता है, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जिस तरह आप पीटीआई को आपने देखा, जिस स्पीड के साथ आए, बिठाए गए, सपोर्ट किया गया, आपको पता है जिसी भी तौर पर एक दौर था, अभी भी है जिस तरह, क्या कहेंगे ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपको पता है कि इससे कोई नतीजा निकलेगा? जमहूरियत के अंदर तो मुज़ाकरात ही होते हैं और जमहूरियत में ही रिलीफ है अवाम का, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल है कि आज वो उनके जो मोतबर हैं पीटीआई के बैरिस्टर साहब, उनकी स्टेटमेंट आई है बैरिस्टर गौर की कि भाई अभी हम हुकूमत से बात करेंगे और मिलिट्री को हमने खैराबाद कह दिया है। डॉन की आज की स्टेटमेंट है। तो अच्छी बात है कि भाई पार्लियामेंट में बैठकर जो पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं उनसे वो गुफ्तगू करें और रास्ता निकालें कोई अपने लिए, अपने लोगों के लिए जो जेलों में पड़े हैं उनके लिए। तो अच्छी बात है, होप करेंगे कि कुछ ना कुछ मसले हल हो इस तरह। डॉक्टर साहब, बड़े चैलेंज आपको पता है कि आपको पता है यूरोप की सियासत को देखें, आपको पता है राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह आगे बढ़ी हैं और यूरोप के अंदर आ रही हैं। यूक्रेन रशिया की वार आपके सामने है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एक हार्डकोर जिस तरह वाइट सुपरमेसी है, वहां भी वही आए और अमेरिका अपने आप को बड़ी जमहूरियत कहता है, चैंपियन कहता है जमहूरियत का, ह्यूमन राइट्स का, लेकिन वहां उस जमहूरियत में कभी भी किसी खातून को प्रेसिडेंट नहीं बनाया। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? भाई वाइट सुपरमेसी अपनी जगह पर, यहाँ जो फंडामेंटलिस्ट और इनका पसंद है उसमें और वाइट सुपरमेसी में कोई फर्क है? सही। यहाँ भी तो औरत के लिए प्रॉब्लम्स हैं। बेनजीर साहबा किस तरह बेचारी वक्त गुजारा, इन्हीं लोगों ने तंग किया। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वाइट सुपरमेसी और दीज फंडामेंटलिस्ट मुलास। तो बात तो बराबर है। दुनिया में सर्कल आते रहते हैं, राइट विंग, लेफ्ट विंग, और अभी जो है अगर राइट विंग है तो कल लेफ्ट विंग आ जाएगी सारी दुनिया में। ये जंग है, ये चलेगी, अवाम वर्सेस अवाम दुश्मन को होते। तो इसमें हमें कोई परेशान होना की जरूरत नहीं है। अमेरिका में बहुत सा तबका है जो कि लेफ्ट विंग है, प्रोग्रेसिव है, रोशन ख्याल है। इसी तरह मिडिल ईस्ट हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, यूरोप हो, लैटिन अमेरिका हो। तो मैं तो मायूस नहीं हूँ। ये जंग है, चलेगी, दुनिया को चलना है, जंग भी चलेगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा मिडिल ईस्ट का जिक्र किया, एक पुराना इशू है, आपको पता है मिडिल ईस्ट के अंदर, और एक कॉन्फ्लिक्ट है ऑटोमन एम्पायर से लेकर, एक अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो आपको पता है बहुत पुरानी हिस्ट्री है। आपको किस तरह देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगी, मिडिल ईस्ट के अंदर ये जिस तरह एक अमन अमान की सूरत हाल, जिस तरह जंग है ये खत्म हो जाएगी, स्टेबिलिटी आएगी, पीस होगा, आपको यही लग रहा है या आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हम तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं और ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका देख रहे हैं? देखिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं होगी, रीजनल वॉर हो सकती हैं। यूक्रेन में जो है क्या होता है वो 2-4 महीने में बात पता चलेगी। ट्रेड वॉर जरूर होगी और ये, बाकी मेरे ख्याल से थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। बाकी ये कि ट्रम्प जनवरी 20 को आ रहा है, उसकी पॉलिसीज हमें 2-4 महीने में सारी समझ में आएगी कि वो कितना गिरक होता है, क्या होता है, क्या चाहता है। अनप्रिडिक्टेबल आदमी है जिस तरह इमरान खान, इसके बारे में फिलहाल देखें क्या किस तरफ जाती है बातें। और डॉक्टर साहब, मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी,
अब बार बार एक नून लीग की हुकूमत को, क्योंकि आपकी सपोर्ट के साथ ही ये गवर्नमेंट है, क्योंकि आप ही सपोर्ट कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि आप अगर सपोर्ट हटाएंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। आज सिंध को नजरअंदाज किया जा रहा है, चाहे पानी का इशू हो, चाहे एनएफसी हो, चाहे सीसीआई की मीटिंग कॉल करना हो, सिंध नजरअंदाज है। सिंध हर दौर में नजरअंदाज हुआ है, चाहे नून लीग का दौर हो, चाहे पीटीआई का दौर हो, चाहे कोई भी दौर हो। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, नेचुरली ये हुकूमत में पीपल्स पार्टी की वजह से चल रही है, और अगर हुकूमत गिरती है तो फिर नए इलेक्शन होंगे, तीसरा तो कोई रास्ता नहीं है। मेरे ख्याल से ये चीजें इसी तरह ही चलेगी जिस तरह चल रही है। और सिंध के कंसर्न है, हो सकता है कि वक्त के साथ रेमेडी मिल जाए, और मिल जाएगी तो अच्छी बात है। लेट्स सी क्या होता है आगे। और डॉक्टर साहब, दो बड़े इश्यूज हैं। मैशियत, कराची आपको पता है पूरे पाकिस्तान की दिल है और पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और कराची नजरअंदाज हुआ है वफाकी हुकूमत। बार बार 18th अमेंडमेंट की बात की जाती है, लेकिन वजीर आजम तो पूरे मुल्क का वजीर आजम होता है, एक चीज। और दूसरी, दहशतगर्दी के हवाले से बलूचिस्तान केपीके के अंदर आपको पता है इन्वेस्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट, बाहर की मैशियत आपको पता है, बाहर का जो भी इन्वेस्टर होता है तब आता है जब दहशतगर्दी। पारा चनार आपके सामने है, कुरम एजेंसी के अंदर जो हालात थे डॉक्टर साहब, आपको भी अफसोस, दर्द, बड़ा अजियतनाक आपको पता है चीजें थी। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? पहली बात तो दहशतगर्दी कहीं भी हो, वो पाराचना हो, खुरम एजेंसी हो, पाकिस्तान की किसी कोने पर, उसकी हम मजम्मत भी करते हैं, और नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें उस वक्त दुरुस्त होंगी जब पार्लियामान बाख्तियार होगी, और पाकिस्तान में अपनी फॉरेन पॉलिसी पार्लियामान तय करेगा। तो उस वक्त तक ये चीजें खत्म नहीं हो सकती जब तक पार्लियामान के पास पावर हो। बदकिस्मती से गुजर 70-75 सालों से जिन्ना साहब की सही वफात के बाद चीजें कुछ और कुव्वतें चला रही हैं, जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। और डॉक्टर साहब, आज के दौर में भी आप यही समझते हैं कि यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी काफी ऐसी चीजों के ऊपर कंसेंसस डेवलप करने में नाकाम गए हैं? अगर बहुत सी चीजों में कंसेंसस क्या होगा, जो हम कर रहे हैं कि भाई एक पार्लियामान चल रही है, डेमोक्रेसी चल रही है, यही सबसे बड़ी कंसेंसस है। बाकी दूसरी बात है, वक्त के साथ, हालात के साथ चीजें हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को मौका मिलेगा तो, और पार्लियामेंट को मौका मिलेगा तो चीजें आवाम के फेवर में होंगी। डॉक्टर साहब, आपको खुद पता है कि सीओडी भी अभी भी शहीद ने किया 2006 में, बड़ा बेहतरीन था। रिकंसिलिएशन की सियासत, रिकंसिलिएशन की सियासत ने इस मुल्क को फायदा दिया, उसको आगे बढ़ाया। मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने, आज तक उस सियासत ने कंटिन्यूटी रही है जमहूरियत की, लेकिन आम अवाम तक उसका रिलीफ नहीं गया। क्या वजह है डॉक्टर साहब? कहां रुकावटें, कहां ऑब्स्टिकल्स हैं? क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? पार्लियामेंट बात क्या नहीं है, तब इसलिए रिलीफ नहीं मिल रहा है, और सीओटी के मुकाबले में फिर पीटीआई को पैदा किया गया, और बाकी स्टोरियां सब आपके सामने। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम नाज़रीन, मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है नून लीग के, कानूनदान हैं, बैरिस्टर राजा अंसारी साहब मेरे साथ हैं। बैरिस्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया साहब। बैरिस्टर साहब, क्योंकि हुकूमत की तो एक संजीदगी भी नजर आ रही है, और वो चाहती है कि मसले हल हों, आपको पता है, इस्तेकाम आए। उन्होंने एंगेज किया है पीटीआई को, लेकिन वहां एक कहते हैं ना हमारे यहाँ के डेढ़ होशियारी नजर आ रही है कि एक तो वो आए तो किसी तैयारी के साथ नहीं आए,
और दूसरा इन रिटर्न कुछ नहीं दिया कि हम बानी पीटीआई से मिलेंगे। दूसरा उनको इंतजार, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, डोनाल्ड ट्रंप का भी है कि 20 जनवरी बड़ा अहम है, वहां से पता नहीं प्रेशर आएंगे, बानी पीटीआई आजाद हो जाएंगे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए मीर साहब, ये मैं समझता हूँ कि हमेशा से पीटीआई की गैर संजीदा पॉलिसी रही है और वो मसाइल को हल करने के बजाय मसाइल को बढ़ाने की तरफ उनकी हमेशा एक तर्ज सियासत उनका यही रहा है। और मैं समझता हूँ कि अभी भी वो मैं कहूँ कि जन्नत में रह रहे हैं और उन्होंने सारी उम्मीदें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से लगाई हुई हैं। पहले जब वो उनकी जमात की जब हुकूमत अदम एतमाद पे खत्म हुई तो उन्होंने कहा जी हमारी हुकूमत अमेरिका ने खत्म की है। सही। अभी उनसे सवाल करते हैं कि तुम्हारी तो हुकूमत अमेरिका ने खत्म की, वो कहते हैं नहीं नहीं, वो तो हमने ऐसे ही नारा लगाया था लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। यानी ये वो लोग हैं जो बरमला अभी उनके बड़े बड़े लीडर्स ओपनली टेलीविजन पे आके कहते हैं कि वो तो लोगों के लिए एक सियासी नारा था, लोगों से झूठ बोला हमने, ऐसे ही अमेरिका के खिलाफ बयानिया बनाया। अब ऐसे लोगों से आप क्या तवक्को रखेंगे कि मतलब वो किस तरह से सीरियसनेस दिखाएंगे बातों में या वो क्या करेंगे? अभी भी वो मैं समझता हूँ कि वो जो 20 तारीख भी गुजर जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, 20 तारीख भी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि इनके जो आका हैं वो जिनको ये अपना आका समझ बैठे हैं वो इनके लिए क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा एक खुद मुख्तियार रियासत है और वो किसी भी मुल्क को इजाजत नहीं देगा कि उसके अंदरूनी मामलात में इस तरह ओपनली मुदाखलत करे या यहाँ का कोई कैदी छुड़ा के ले जाए। ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। पाकिस्तान एक एटमी रियासत है और अपनी रिट कायम करना जानती है। बिरसा साहब, आपको पता है कि मुल्क के अंदर 2-3 चैलेंजेस हैं बड़े, इससे इनकार नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि इस चैलेंजेस को वो सियासी तौर इस्तेमाल कर रहे हैं जो वतन दोस्ती नहीं है, वतन दुश्मनी है। एक तो केपीके के अंदर दहशतगर्दी, एक गवर्नमेंट वहां बैठी है उसके ऊपर खामोश है, वो उसको सूट कर रही है दहशतगर्दी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल सूबाई हुकूमत का काम है, लेकिन उसके ऊपर वो खामोश है। पारा चनार, कोरम एजेंसी, क्रॉस द बॉर्डर, आपको पता है जिस तरह हमले हो रहे थे, ये आपके सामने। एक चीज मईशत के हवाले से जिस तरह बाहर से प्रेशर आपको दिया जा रहा है मुल्क को, आपको पता है एक टीम यहां इंगेज करती है, दूसरी टीम वॉशिंगटन में बैठकर प्रेशर, आपको पता है पाकिस्तान का आपको पता है कि मिसाइल प्रोग्राम था, उसके हवाले से जिस तरह सैंक्शंस इंपोज हुई उसके ऊपर ये बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी। ट्विटर पे आपको पता है, सोशल मीडिया को डिजिटल थ्रेड जिस तरह पाकिस्तान को है, वजीर आजम साहब ने भी कहा कि हमें इसको सीरियस लेना चाहिए। सबसे बड़ी थ्रेड जो है इस मुल्क को दहशतगर्दी है, उसका सर कुचलना है। हमें क्या कहेंगे? जी मीर साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, ये सारे मामलात हैं। आपने देखा ना कि अगर केपीके में वहां पे दहशतगर्दी हो रही है, वो मतलब आप अंदाजा लगाएं कि सूबाई हुकूमत को वो दहशतगर्दी सूट कर रही है। वो कह रहे हैं कि जी दहशतगर्दी बेहतर है, ये हमारे लिए हक में। यानी आप ये तस्वर कर सकते हैं कि किसी सूबे का वजीर आला दहशतगर्दी को प्रमोट करे और वो दहशतगर्दों के साथ बैठ के जो है वो इस तरह की चीजें करे। आप कभी तस्वर कर सकते थे कि ये पाकिस्तान को ये दिन देखने पड़ेंगे? अच्छा, पाकिस्तान की मईशत जब भी कभी पाकिस्तान की मईशत को एक बहुत बड़ा बूस्टअप मिलने वाला होता है, आपने पहले भी देखा कि जब सीपैक बनने वाला था तो ये लोग वहां इस्लामाबाद में धरना दे के बैठ गए। जब भी पाकिस्तान की मईशत को एक अहम पेशरफ्त होती है तो ये शुरू हो जाते हैं, कभी IMF को खतूत लिखना, कभी धरने देना, कभी इस्लामाबाद पे यलगार करना, ताकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो मजबूत ना हो। तो मेरा पहले दिन से ये बड़ा एक क्लियर मौक़िफ़ है कि ये एक दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन एक टोला है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। और ये आप मौलाना इसरार अहमद की तकारीर और हकीम सईद की लिखी हुई चीजें आप पढ़ लें, ये एक यहूदी एजेंट है और वो वहीं से पूरा एक प्लान बनाया गया था कि पाकिस्तान को किस तरह से डिस्टेबलाइज करना है। और पाकिस्तान जिस तरह से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की आंख में कांटा बन के चुभ रहा था, तो उसको पाकिस्तान को ये खातम बदहन उसकी मईशत तबाह करने के लिए और इस तरह के अपने पपेट्स यहाँ लेके आए और उन्होंने सब कुछ किया। ये सारी चीजें अब तो मैं समझता हूँ कि अज़र मिन शम्स की तरह आया हो चुकी हैं। लोगों को उसकी आंखें खोल देनी चाहिए। बिरसा साहब, आपको पता है कि 9 मई के ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ब्रिगेडियर्स को जिस तरह सजाएं हुई हैं आपको पता है, DG ISI जिस तरह चार्जशीट हुए हैं आपको पता है, और इसका
बेनिफिशियरी जो है बानी पीटीआई है, इसके ऊपर तो गवर्नमेंट तो इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है कि इसके ऊपर तो कोई, जिस तरह वो बज़िद हैं कि एक तो 9 मई 26 नवंबर, और दूसरा आपको पता है कि वो तो कहते हैं सरे से हम हैं ही नहीं इसके ऊपर, ये तो हमने किया ही नहीं है। और दूसरा ये तो टारगेट कर रहे हैं फौजी क़यादत को, और टारगेट कर रहे हैं इदारों को, और उनको ही टारगेट किया जा रहा है, आपको पता है। और एक तो आपको पता है, एक तो चोरी, दूसरा सीना जोरी कहते हैं ना, कि हम तो थे ही नहीं, हम तो हैं ही नहीं। ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था इस हद तक, क्या कहेंगे? नहीं, ये ऐसे नहीं भाग सकते मीर साहब। उसकी ओपन एक बहुत बड़ी दलील ये है कि इस सारे वाकयात के फौरन बाद बानी पीटीआई ने प्रेस से बात करते हुए ये खुद एक्सेप्ट किया था कि अगर आप हमारे साथ हमारे उनके लीडर को बंद कर देंगे तो उनके पास और क्या ऑप्शन रह जाता है, वो यही करेंगे। उसने हिमायत की है सारे अमल की। और उसके बाद जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जिस तरह वो एक चीफ जस्टिस उसे गुड टू सी यू बोलता रहा और वो फिर उसको फैसिलिटेट करते रहे, और ये पूरा एक माफिया की एक बुरी गैंग थी जो पूरे पकड़े गए, और ये सब लोग फिर उनके 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 चेहरों से नकाब उतरे। तो ये इनके अपने इंटरव्यूज हैं, इनके अपने लोगों के इंटरव्यूज हैं, फिर पूरे सबूत हैं किस तरह ये फॉरेन फंडिंग लेकर और अपने बैनुल अक़वामी और खासतौर पे इंडिया के अंदर बैठे हुए अकाओं के साथ किस तरह ये डील करते रहे, किस तरह वहां के मीडिया के साथ बैठ के डील करते रहे। अब ये इतने लातादाद सबूत हैं इनके खिलाफ कि ये उससे भाग नहीं सकते। 9 मई इन्होंने किया है, इन्होंने अपने रियासत पे हमला किया, रियासती इदारों पे हमला किया, फौजी तनसीबात पे हमला किया, इन्होंने वर्दियों पे हमला किया, इन्होंने हथियारों पे हमला किया, इन्होंने जिना के घर पे हमला किया। ये सब कौमी मुजरिम हैं और इनको ये कभी भी सजा से नहीं बच सकते। और बानी पीटीआई क्योंकि वो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है, ना सिर्फ बेनिफिशियरी, उसके ईमा पे ये सब कुछ किया गया है, उसको खुश करने के लिए, उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, उसके कहने पर ये सब कुछ किया गया है। तो वो कभी भी इससे मैं समझता हूं बच नहीं सकता। और ये सजाओं का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो इंशाल्लाह आखिरी और सबसे बड़ी सजा जो है वो बानी पीटीआई को मिलनी है इस जुर्म के अंदर। एक अहम स्टेटमेंट बैरिस्टर साहब, आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब बड़े एक मिच्योर सियासतदान है, एक सियासी उन्होंने मार खाई है पीटीआई के दौर में, और बड़े डाई हार्ड कहते हैं कि वर्कर हैं। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत भी बानी पीटीआई के साथ बैठ सकती हैं, मियां साहब और जरदारी साहब भी। क्या वाकई आप ये बात समझ सकते हैं कि इस हद तक भी जाया जा सकता है? आपको पता है, और दूसरी तरफ आप संजीदगी, आपका पता है संजीदगी तो नजर नहीं आती, क्या कहेंगे? देखिए, राणा साहब क्योंकि बड़े सियासतदान हैं और उन्होंने एक अपनी हिकमत अमली से और एक बड़ी, मैं समझता हूं कि दूरअंदेशी से ये बात की है, और उनके बात करने का यही मकसद है कि सियासी लोग अपने डायलॉग का जो रास्ता है वो कभी नहीं रोकते हैं, उसको बंद नहीं करते, दरवाजे बंद नहीं करते। लिहाजा ये बात हमेशा हमारे तरफ से ये ऑप्शन खुला रहेगा कि आओ बात करो। लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पैदा होता है कि अगलों के पास बात करने के लिए क्या है? क्या वो उस वजह कता के लोग हैं? क्या वो उस उतना सियासी कद रखते हैं कि मेच्योरिटी के साथ टेबल पे बैठ के बातचीत कर सकें? और उनके अगर बातचीत कर सकें तो उनके पास बात करने को क्या है? आप देखें ना कितना बड़ा फर्क है कि राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर इतना गलत इल्जाम लगा के गिरफ्तार किया गया, उन्होंने जवामर्दी से, इज्जतदार तरीके से उसका जो है ना वो सामना किया। दूसरी तरफ आपने देखा कि यहाँ पे दौड़ें लग रही थी, यहाँ पे वो फवाद जो है वो जब उसको पुलिस गिरफ्तार करने आ रही थी तो वो दौड़ लगा के भाग रहा था। दूसरा बंदा जो है उनका वो व्हील चेयर पे जो है वो रो रहा था यहाँ पे, और अब अमेरिका में जाके उसकी बोलती बंद नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें इस बात की गवाह हैं कि ये वो लोग नहीं है जिनके साथ बैठ के एक टेबल पे बात की जा सके या ये बात कर सकें। लेकिन बहरहाल राणा साहब ने एक सियासी बात की है और उसका यही मकसद है कि सियासी लोग कभी भी डायलॉग का रास्ता बंद नहीं करते हैं। बैरिस्टर साहब, आपको पता है कि सियासत के अंदर ठीक है मुज़ाकरात होते हैं, इस मुल्क के अंदर सीओडी भी हुआ, रिकन्सिलिएशन भी हुई, 26वीं आईनी तरमीम भी हुई, फ्लैक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, ये सब कुछ होता है। लेकिन आपको पता है, आप, मैं और सब लोग पीटीआई को बनते भी देखा, इक्तिदार में आते भी देखा, इस पार्टी को चलाते हुए भी देखा, सब कुछ हमने देखा है। अब आपको पता है इस
मुज़ाकरात से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उनके दो ही मुतालबात हैं, आपको पता है। एक तो बानी पीटीआई को आज़ाद किया जाए, केसेस ख़त्म किया जाए, सबको बाइज़्ज़त बरी किया जाए। ये बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन है, आपको पता है। इस तरह मियाँ साहब ने भी नहीं किया था, इस तरह जरदारी साहब ने भी नहीं। उन्होंने रुजू किया था, अदालतों से रुजू करना पड़ता है, आपको पता है। ये पोजीशन है नहीं पीटीआई की। बैरिस्टर साहब क्या कहेंगे, आप भी कानूनदान हैं। बिल्कुल, मैं यही अर्ज करूं मीर साहब के ऐसा होता ही नहीं है। तभी तो मैंने कहा पहले कि इनमेच्योर लोग हैं, ये टेबल पे बात करने का इनको ना सलीका है, ना इनको कानून का पता है। ये इस तरह के मुतालबात रखना जो कि गैर आईनी हो, गैर कानूनी हो। क्या मुझे एक बात बताएं, क्या मुल्क का वजीर आजम ये चाहे भी अगर, उसको मुल्क के मौजूदा कवानीन इस बात की इजाजत देते हैं कि वो किसी भी कैदी को, चले पानी पीटीआई का मिसाल छोड़ दें, किसी भी यहाँ सेंट्रल जेल के किसी कैदी को वो ऐसे अपने एक दस्तखत से बाहर निकाल सकते हैं? क्या उनके पास इस तरह का कोई इख्तियार, कोई कानून कोई देता है? उनसे ये तो पूछा जाए पीटीआई वालों से कि तुम लोग जो मुतालबा कर रहे हो वो कौन से कानून की कौन सी शिफ्ट के मुताबिक कर रहे हो वो मुतालबा? एक बंदा जो जिसने कौमी मुजरिम है, उसने कौमी तनसीबात पे हमले किए हैं और उसने बहुत बड़ी करप्शन की है। उसने एक पाकिस्तान का जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर का जो पैसा है वो किसी को फैसिलिटेट करने के लिए उसके जुर्माने के अकाउंट में डलवाया है। कैबिनेट को अंधेरे में रख के बंद लिफाफे में दस्तखत करवाए हैं। एक बंदे की इतनी बड़ी जराइम की फहरिस्त है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो आप मैं समझता हूं कि उसको इस तरह का उन लोगों को मुतालबा रखना, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा भोंडा मजाक होगा इस कौम के साथ, इस मौजूदा हुकूमत के साथ, कि आप भी उसको बस रिहा कर दें, सारे केसेस खत्म कर दें। हुकूमत के बस में केसेस खत्म करना? कौन से कानून के तहत केसेस खत्म कर सकते हैं? पूरे कौम के मुजरिम हैं। क्या वो जो तनसीबात जिसपे 9 मई को हमले हुए वो क्या वो किसी फर्द वाहिद की तनसीबात थी? वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की तनसीबात थी जिसका उसने जुर्म किया है। आप अगर माफी मांगनी है तो जाएं और 22 करोड़ अवाम के पास जाएं और उनसे माफी मांगें, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा। ट्रुथ प्रिवेल, हमेशा सच्चाई जो है वो जीतती है। तो जिस तरह से इन लोगों ने ये कौमी जुर्म किए हैं, इनको ये सजाएं भी मिलेंगी और इनके ये जो मुतालबा। बैरिस्टर साहब, अगर 26 जनवरी को और सजाएं आ जाती हैं तो मुज़ाकरात का क्या होगा? देखिए, मुज़ाकरात मैं समझता हूँ मुज़ाकरात तो तभी संजीदा होंगे जब 6 जनवरी को अगर किस्म का मुतालबा रखा जाए। तो पीटीआई की को, तो फिर तो मुझे मुज़ाकरात की कोई क्वेश्चन मार्क लगता है कि मुज़ाकरात होते भी हैं या नहीं भी होते। क्योंकि जब ये आए थे तो इनकी यही ट्रस्ट डेफिसिट है कि हम इन रिटर्न देंगे ही कुछ नहीं, पहले तो बानी पीटीआई से मिलेंगे, क्योंकि इनके पावर्स तो इतने अख्तियारात ही नहीं है। जो ये लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जो अपने आप को चेयरमैन कह रहे हैं बैरिस्टर गोहर, और लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब हैं, आपको इनके पास इतना अख्तियार ही नहीं था। तो इनके पास तो अब ये आगे क्या मुज़ाकरात करेंगे? जो जिनके पास पावर हैं, आपको पता है, वो एक चीज कहकर शाम को दूसरी चीज कहेंगे। हुकूमत का मैं इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन, क्या कहेंगे? आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स क्या हैं बैरिस्टर साहब आपके? देखिए, मैं समझता हूं कि हुकूमत हमेशा संजीदा किस्म के डायलॉग्स को वेलकम करेगी। ये गैर संजीदा अगर लोग हैं, इनके पास अपना कोई मैंडेट नहीं है, तो लाजिमी बात है ये अपने एंड पे अपना नुकसान करेंगे। हुकूमत बहरहाल इंश्योर करेगी कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोई नुकसान ना पहुंचे, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान ना पहुंचे, और सियासी जमातों के लिए हमेशा डायलॉग का दरवाजा खुला होगा। लेकिन वो जो मुतालबात लेके आएंगे वो मैच्योर मुतालबात हों, आइन और कानून के मुताबिक हों। अगर नहीं होंगे या वो उनको सही डायरेक्शन नहीं है तो अपना नुकसान खुद करेंगे। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया कि मैच्योरिटी, एक लीडरशिप में मैच्योरिटी और कमिटमेंट, आपको पता है कि कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा 9 मई के हवाले से। बाकी सियासी लीडरशिप एक दूसरे को इंगेज करती है। लीडरशिप के सामने कौमी मसाइल होते हैं, उसका हल होता है। ज़ाती मफादत और पार्टी मफादात को नहीं देखा जाता। इसी के साथ ही इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।